हेलो माय जिंजर्स एंड चिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री का बच्चन। आज मैं आपको कंटिन्यूएशन करा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के एंथैल्पी पार्ट का। सो टुडे वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। तो एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एंथैल्पीज कौन कौन सी कर ली थी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो 6 अलग अलग तरह की एंथैल्पीज की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन द एंथैल्पीज जो कि फेज चेंज के अंडर में ही आती है, राइट, और यू कैन से एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस के अंडर में आएगी। तो नेक्स्ट एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चल रही है। तो नेक्स्ट एंथैल्पी आपकी क्या है? नेक्स्ट एंथैल्पी आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको बहुत सारी बुक्स डिसोसिएशन भी बोलती है, चलेगा। सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है भाई? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इट इज द हीट ऑफ रिएक्शन इन विच 1 mole of gaseous substance dissociates into its respective gaseous atoms। तो गैसियस एटम्स में ब्रेक हो जाता है, दैट इज नोन एज मेनली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा क्लोरीन का। तो आपने क्लोरीन ली और क्लोरीन अगर ब्रेक हो गया इनटू क्लोरीन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तो इसको जो ब्रेक करने के लिए, ये Cl को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटोमाइजेशन या डिसोसिएशन। ये इस केस में लगती है कुछ प्लस 242 किलो जूल्स पर मोल। हर वक्त 1 मोल की बात करेंगे, सो पर मोल। सो ये पहला पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी आप गैसियस मॉलिक्यूल को जब डिसोसिएट करते हो इनटू इट्स रिस्पेक्टिव एटम्स, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपाउंड है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, तो ये तो गैसियस फॉर्म है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा भाई? कार्बन गैसियस फॉर्म प्लस 4 H एटम्स इन द गैसियस फॉर्म। अब ये एक स्टेप में तो होएगा नहीं, क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहला कार्बन निकलेगा, तो हम बोलेंगे CH3 प्लस H में ब्रेक हुआ। फिर दूसरा कार्बन ब्रेक होएगा, तो हम बोलेंगे CH2 प्लस H में ब्रेक हुआ। फिर तीसरा कार्बन ब्रेक होएगा, तो बोलेंगे CH प्लस H बच गया, और फाइनली वो भी कट जाएगा। तो इसका हम लोग ज्यादातर एवरेज ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग वापस एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अंडर में भी लिया जाता है, ठीक है। तो एटोमाइजेशन किया तो इसका आंसर आता है प्लस 1660 किलो जूल्स पर। नंबर्स अगर आप याद रख सकते हो तो इट विल हेल्प यू। 1 एग्जाम्पल याद रखो जिससे आपको मालूम पड़े वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंड एवरीथिंग टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो याद रखना दैट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव गैसियस एटम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखोगे तो अच्छा है। टेम्परेचर मैंने बताया हुआ है क्या रहता है, 298 केल्विन, एंड प्रेशर सबको मालूम है कितना रहता है। प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कॉपी कर लो। नाउ वी कम टू एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। It is the energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. क्या होता है? It is the energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. तो सेम है, of course सेम है, वापस रिपीट हो रहा है, IP है वो एक तरह का। तो अगर सोडियम है, डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन जाएगा? वो Na प्लस बन जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 494 किलो जूल्स पर
मोल। तो सोडियम जो एक 2,8,1 है, उसका एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में लेना पड़ता है। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि उसी का निकाल रहे हो तो उसको अलग से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। दुनिया भर के बारे में नहीं फाइंड आउट करना है, खाली सोडियम के बारे में। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 2,8 बन गया इन गैसियस फॉर्म, एंड फिर उसको आप आगे मेनली एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो कि क्या रिएक्शन हुआ। वो मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग यूज करेंगे, बॉर्न एवर साइकिल आएगा तब देखेंगे। एंड जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। प्लस मतलब एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी लगेगी, एनर्जी आपको कुछ लगेगी। कितनी एनर्जी लगी? 495 लगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। अब यही होता अगर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को गैसियस फॉर्म में आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा? Mg+। एक साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो हम इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज इक्वल टू +x किलोजूल्स पर मोल। उसके बाद मैग्नीशियम आयन स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बन जाएगा? Mg2+। इसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, लेट इट बी +y किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, तो हर वक्त ध्यान रखना दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 या 3 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर। जैसे जैसे एंथैल्पी बढ़ेगी दैट विल बी ग्रेटर। अब ऐसा क्यों? सेम पीरियोडिक टेबल वाला कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब न्यूट्रल एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी जो आपकी लगेगी, जितनी भी लगेगी, एक्स बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 200 किलो जूल लगी, तो उतनी एनर्जी लगी टू रिमूव द 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल एटम बट इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ अगर खींचेगा तो जल्दी वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं होने देगा, तो आपको एनर्जी थोड़ी और ज्यादा लगेगी। तो अगर यहाँ 200 लग रही है तो यहाँ पे और ज्यादा लगेगी, वो कोई भी नंबर हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, और एल्यूमिनियम होता तो 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। सो वेरी सिमिलर कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो जब आप एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कर रहे हो उसी के साथ इमीडिएटली करोगे एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गेन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट। इस बार हमने एक गैसियस एटम लिया और उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने दिया, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा Cl- गैसियस फॉर्म, और इस समय एनर्जी जो है वो रिलीज होगी समवेयर -348 किलो जूल्स पर मोल। ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो एटम और नो एलिमेंट इज हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। क्लोरीन की इवन फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। फ्लोरीन हैज मोर प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट क्लोरीन हैज मोर एक्सेप्टेंस पावर। दोनों में डिफरेंस समझो, एक का अट्रैक्शन पावर है, एक का एक्सेप्टेंस पावर है। इसका एक्सेप्टेंस पावर बहुत बढ़िया है, उसका अट्रैक्टिव पावर बहुत बढ़िया है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बट क्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। और ये रिवर्स है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हीट रिलीज हो रही है। तो डेफिनेशन वही 11th क्लास की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड when 1 mole of isolated gaseous atom accepts an electron and become an anion, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया। प्लीज कॉपी डाउन, उसके बाद नेक्स्ट एंथैल्पी पे जाते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज जहां पे सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, जहां पे एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट होएगा
और उसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो एक लेवल पे आपने इतना सॉल्वेंट डाला हुआ है कि उसका जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप कितना भी डालते रहो वही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं HCl का, HCl को मैंने लिया राइट इन द फॉर्म ऑफ गैस, और इसमें मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाले, ठीक है। तो मेरे को मिल गया HCl और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ कोर्स उसके अंदर डिसॉल्व हुए, और इसका हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोला कितना, इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल बोला -60.5। ये एक नंबर जस्ट सिंपल लिख लो, वो जरूरी नहीं है राइट है। अब मैंने इसके अंदर डाला 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो HCl 30 वाटर में अब आपका एंथैल्पी सॉल्यूशन थोड़ा और बढ़ गया, दैट इज कुछ और हीट इवॉल्व हुई, फॉर एग्जांपल 65 किलो जूल्स पर मोल। फिर आपने डाला HCl गैस +70, अब डाइल्यूशन और बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको मिला HCl 70 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब 70 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है -75.14 आया। अब आपने HCl गैस में कितना भी डाल दो, पूरा का पूरा एक्सेस में डाल दो, तो भी आंसर वही आने वाला है। एक लेवल के बाद क्या होएगा, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट आपका हीट ऑफ सॉल्यूशन सेम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेनली इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा 3 तरह के इंटरैक्शन। सो जब आप HCl गैस की बात कर रहे हो, एक एग्जांपल लिया हमने, तो जब आपने कम पानी डाला तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई, फिर आपने थोड़ा पानी बढ़ाया, थोड़ी और इवॉल्व हुई। एक पॉइंट पे होएगा कि उसके ऊपर आप कितना भी पानी डालो, अमाउंट ऑफ हीट विल बी सेम ओनली। फिर उसके बाद 80 डालो, 90 डालो या एक्सेस में डाल दो, आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आई होप सबको समझ में आए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मेनली डिपेंड्स अपॉन 3 इंपॉर्टेंट इंटरैक्शंस। तो अब हम लोग वो तीनों इंटरैक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और क्लियर, और उसका एक फॉर्मूला दूंगा जिस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। कॉपी कर लो। नाउ लेट्स सी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात आपको याद रखनी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये मेनली डिपेंड करती है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, फिर आता है आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये प्ले करता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ज्यादातर पानी होता है, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट यूनिवर्सल सॉल्वेंट एवरीवन नोज इज वाटर। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। अगर पोलर पोलर है दोनों, तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सबको मालूम है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अनलाइक इज नॉट गोइंग टू बी, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डाल दोगे तो डिसॉल्व नहीं होएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेनली सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्या बहुत सारे लेते हैं। ये लिया मैंने क्योंकि मैं यूनिवर्सल पानी को ही ले रहा हूं, तो मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने डाल दिया NaCl। अब एवरीवन हैज टू नो कि आपने अगर इसके अंदर NaCl के अंदर पानी डाल दिया और रिएक्शन थोड़ी देर के बाद देखोगे तो हॉट हो जाएगा। अब एक और लेते, अब हमने वापस पानी लिया और पानी के अंदर इस बार हमने डाल दिया यूरिया NH2CONH2। इस बार देखोगे आपका सॉल्यूशन तो कोल्ड है, ठीक है। फिर हमने लिया यहां पे पानी और इस बार मैंने इसमें डाला H2SO4। आराम से साइड से डालना है, वापस ये हॉट हो रहा है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो सब में बन रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब पहली बात, जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जब पानी के अंदर एंटर होएगा तो पानी का पहला काम है उसके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने का, मतलब Na+ और Cl- को सेपरेट करने का। और जब सेपरेशन होता है तो कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी पानी को, राइट? द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करने वाला NaCl, तो ही तो जाके वो ब्रेक होएगा इनटू Na+ एंड Cl-। वहां पे हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। अभी पूरा नाम लिख रहा हूं, बाद में Li लिखते हैं उसको। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, 1 मोल को ब्रेक किया इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। तो एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब एक बार Na+ और Cl- फॉर्म हो गए तो ये Na+ और Cl- एवरीवन नोज इज गोइंग टू बी हाइड्रेटेड बाय वाटर। क्या होता है हाइड्रेटेड? NaCl को चारों तरफ से कौन घेर लेगा? यहां से वाटर आके उसको घेरेगा। क्यों भाई? पोलर है ना, तो पोलर है तो क्या करेगा? इट हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस और माइनस फॉर्म चारों तरफ से इसको घेरने वाला है। इज इट क्लियर? और इस टाइम आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो हर वक्त याद रखो, फाइनली द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बिकम हॉट। पहले एब्जॉर्ब हो रहा है, बाद में रिलीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, वी ऑल हैव टू नो, दोनों को जब कोरिलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ, पानी है तो हाइड्रेशन और पानी नहीं है तो क्या लिखोगे? सॉल्वेशन। हाइड्रेशन इसलिए लिखा है क्योंकि पानी है, और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आप सबको मालूम होना चाहिए कि यहां पे क्या होने वाला है। यहां पे आपकी हीट भी एब्जॉर्ब हो रही है और हीट रिलीज भी हो रही है। हीट क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? ब्रेक होने के लिए। किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। और सेकेंड केस में हीट रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन में हीट रिलीज होती है, उसको चारों तरफ से घेर रहा है, एंड उसी को बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेट्स गो टू यूरिया। In case of urea, what you are going to find? In case of urea, urea is a non-electrolyte. Non-electrolyte को जब आप पानी में डालोगे, यूरिया को जब आपने पानी में डाला या ग्लूकोज को जब आपने पानी में डाला तो डिसॉल्व हो गया। Is it going to form any ions? No, it is not going to form any ions. तो जब कोई आयन ही फॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ होने ही नहीं वाला है, ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट इवॉल्व हो रही है। Is it going to be hydrated by the water? क्या उसको चारों तरफ से घेरने वाला है पानी? अरे कहां से घेरेगा? आयंस ही नहीं है। If ions are not there, then how it is going to be surrounded by the H+ and O del minus या del minus minus? नहीं कर सकता। इसका मतलब वो कोल्ड फॉर्म में ही रहेगा। अब आते हैं H2SO4 पे। H2SO4 की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूं H+ एंड SO4 2- फॉर्म में वो आएगा क्योंकि वो लिक्विड है। अगर वो लिक्विड है तो एवरीवन हैज टू नो कि आपका जो H+ है और SO4 2- है, हियर यू आर गोइंग टू फाइंड कि ये आयंस तो खुद फॉर्म कर रहे हैं। यहां पे आपको क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की तो जरूरत ही नहीं है, बट हु इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? हाइड्रेशन एनर्जी। H+ और SO4 2- फॉर्म हुए तो उसके चारों तरफ जाके पानी अपने मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? वो उसके चारों तरफ अपनी लेयरिंग बनाएगा, कवरिंग बनाएगा। सो दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी हॉट ओवर हियर। तो याद रखो, सॉलिड्स अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट इवॉल्व हुई, तो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। जब आप इसकी बात कर रहे हो दैट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इधर पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो हर वक्त कोल्ड ही रहेगा। याद रखो, सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी कोल्ड। और अगर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड तो हॉट ही रहेगा। दैट्स व्हाई एक दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इट इज ऑलवेज एसिड विच हैज टू बी एडेड इनटू द वाटर वेरी वेरी स्लोली। आप फटाफट कर दोगे तो आप बीकर को हाथ लगा के देखना कितना गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा।
इसलिए आपको स्कूल में टीचर्स भी बोलेंगे और आगे जाके आप केमिस्ट्री में मास्टर्स वगैरह करोगे तो आपको बोलेंगे एसिड हैज टू बी एडेड इन वाटर फ्रॉम द साइड एंड वेरी स्लोली। भले आपको आधा एक घंटा लगे, अगर बड़ा एक सॉल्यूशन बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ऐड नहीं करने का, बहुत गर्म हो जाएगा वो। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। जहां पे आपको एक फॉर्मूला समझ में आया, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी समझ में आई। क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी याद रखो, दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, और उल्टे को भी बोलते हैं। उल्टे में हीट इज इवॉल्व्ड, सो Na++Cl- gives NaCl, so formation of a crystalline compounds from its respective ions is also called crystal lattice enthalpy. अब crystal lattice enthalpy को डिटरमाइन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, राइट? इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। सो अगला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बॉर्न हेबर साइकिल। सो लेट्स गो टू बॉर्न हेबर साइकिल। नाउ वी मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल। क्या काम है बॉर्न हेबर साइकिल का? टू फाइंड आउट द crystal lattice enthalpy of to find out the crystal lattice enthalpy of an ionic compound। हमारे पोर्शन में कौन सा आयोनिक कंपाउंड है? NaCl है। KCl भी बहुत सारी बुक्स लिखती है, लेकिन हम लोग NaCl यूज करेंगे, तो मेनली NaCl ही है सब बोर्ड्स में ज्यादातर, ठीक है। नाउ बॉर्न हेबर साइकिल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी निकालते हो। तो एवरीवन नोज कि अगर आपका Na है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है और एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हाफ Cl2, दैट मींस मेनली एटम फॉर्म में, ठीक है। एंड दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं NaCl। अगर आपको याद है, द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन की जब आप बात कर रहे हो, देन वी ऑल हैव टू नो वेरी वेरी वेल कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इस हीट ऑफ फॉर्मेशन की आपको वैल्यू याद रखनी है। बिना याद किए आप बॉर्न हेबर साइकिल नहीं बना सकते हो। सो बॉर्न हेबर साइकिल में आपकी फॉर्मेशन की वैल्यू है -411 किलो जूल्स पर मोल। चल, ये पहला पार्ट हो गया। अब सोडियम सॉलिड को आप कन्वर्ट करोगे इनटू सोडियम गैस। अब आप एंथैल्पीज पढ़ चुके हो सब। सॉलिड टू गैस को क्या बोलते हैं? सबको मालूम है भाई, सॉलिड टू गैस को सब्लिमेशन बोलते हैं, बट इस केस में कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बिकॉज व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस देन वी ऑल नो दैट इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट? एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी है वो आपको याद रखनी है, 109, ठीक है। अब आपका Na गैस कन्वर्ट होएगा Na+ में। इसका मतलब सोडियम 281 से बन गया 2,8। इसको बोलते हैं हीट ऑफ आयोनाइजेशन। हीट ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू है 494 और कुछ बुक्स 496 लिखती है, दैट इज फाइन। जो भी आपको दोनों में से याद रखनी है, इट्स फाइन, ठीक है। किलो जूल्स पर मोल। तो यहां पे आपका सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। यहां पे स्टॉप हो जाओ, ये भी एंडोथर्मिक है, यस एंडोथर्मिक है। अब हम लोग हाफ Cl2 है, हाफ Cl2 को हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू क्लोरीन गैस एंड दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज हीट ऑफ डिसोसिएशन। याद आना चाहिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सो हीट ऑफ डिसोसिएशन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक और उसका वैल्यू है 122। ऑफ कोर्स नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये रट्टा वाला काम है। यहां पे ऑफ कोर्स रट्टा करना पड़ेगा, जहां पे कंसेप्ट है वहां पे बोलेंगे। और बाद में Cl इज कन्वर्टेड इनटू Cl-। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये नंबर याद है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बार बार आता है, तो याद।
ये आपको याद रखने, ये भी एक बहुत बार आता है, तो ये दोनों याद रहते हैं, ये आपको याद रखते हैं। अब आपके पास Na प्लस हाफ Cl2 से Na प्लस मिला और हाफ Cl2 से आपको मिला Cl माइनस, बट आपको NaCl का क्या निकालना है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी निकालना है। ठीक है, तो क्या होएगा, मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एक एक और डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई, इट इज द एंथैल्पी in which 1 mole of a substance is formed from its respective ions, of course at constant temperature and pressure। तो Na प्लस मिल गया, Cl माइनस मिल गया, दोनों को ऐड करो, आपको आंसर मिलेगा NaCl, यस। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। कितना है मालूम नहीं, बाकी सब मालूम है, यस, बाकी सब मालूम है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये एक स्टेप में आपको NaCl मिला, यहां पे 1 2 3 4 5, whether you get reaction in one step final answer or you get final product in many steps, उसको बोलते हैं हेस लॉ। क्या बोलते हैं, हेस लॉ, जो इस लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा। whether the reaction is carried out in one step or it is carried out in 5 step में भी आंसर तो वही दिया, ये एक स्टेप में आंसर दे दिया था, ये 5 स्टेप में दिया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो गई, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हीट ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ये फॉर्मूला है, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका हो गया कोड वर्ड सिड ECL, ECG नहीं, सिड वाली मूवी देखी हुई है वेकअप सिड, तो वहां से सिड याद रखो। और ECL क्या है, क्रिस्टल लैटिस, तो फुल फॉर्म बताता हूं, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्रिस्टल लैटिस 2 बार लिखा है इसलिए क्योंकि वही मेन है। तो सिड EC भी लिख सकते थे, सिडेक भी बहुत लोग बोलते हैं, बट सिड ACL और भी बेटर है आपको याद रखना। और जिसको क्रिस्टल लैटिस यहीं से हो जाएगा, सिडेक याद रखो। अब सबकी वैल्यूज आपके पास है -411, सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी है 109 है, आयोनाइजेशन की वैल्यू कितनी है 494 है, डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है 122 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस माइनस हो गया तो 348 माइनस, और ये लास्ट वाली कितनी है +x। तो x को उधर ही रहने दो और आप सॉल्व करोगे अपने आप। -411 -109 -494 -122 +348। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आया, दिस आंसर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। और ये आप खुद सॉल्व करो, 400 500 500 500 1000 1000 और 1100, 1100 में से 300 गया, तो समवेयर 700 800 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। एंड आंसर इज गोइंग टू ऑफ कोर्स कम इन माइनस, बिकॉज क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, भूलना मत, always exothermic. So this was what we call it Born-Haber cycle, जहां पे आपने देखा ध्यान से तो समझ में आएगा, नहीं तो तारे जमी पे है। सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन करो,
हीट ऑफ फॉर्मेशन करने के बाद उसको Na+ बनाओ, कैसे बनेगा दिमाग लगाओ, अगर कोड वर्ड याद है सिडक तो बहुत जल्दी होएगा। और हाफ क्लोरीन को आपको बनाना है Cl- 2 स्टेप में, यहाँ पे ये भी 2 स्टेप में बना, और फिर दोनों को ऐड करके NaCl जो एक स्टेप में भी बनता है, विच इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। वैल्यूज याद रखनी है, -411, 109, 494 बहुत बार आएगा, -348 पीरियोडिक टेबल में भी कर चुके हो, ये पहली बार है। तो जो कुछ नंबर्स है वो थोड़ा प्रैक्टिस करो, लिखो, लर्न करके लिखो तो याद हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम, सो प्लीज कॉपी इट डाउन। ओके, नाउ वी मूव टू द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डेफिनेशन पहले लिख लिया क्योंकि वापस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट मैं सेम टेक्स्ट बुक का ही आपको दे रहा हूं। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इज डाइल्यूटेड to form the solution of another concentration at given temperature and pressure. So pressure and temperature जो मैंने बोला है 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। आप वापस एक एग्जांपल लेते हैं, HCl गैस प्लस 70 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एंड इसने आपको दिया HCl 70 वाटर, इतने वाटर ही डाले थे, इसका आप डेल्टा H पकड़ के चल रहे हो, इस समवेयर माइनस नंबर ले लेते हैं, माइनस कितना है, -73.26 ले लिया, इसको 70 नहीं 70 पे तो बहुत हाई हो जाएगा, 50 ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या ले लेते हैं 50, और फिर HCl गैस को वापस डिसॉल्व किया इनटू एक्वस, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, तो HCl मिल गया हमको एक्वस फॉर्म में। इस बार डेल्टा H कितना है, डेल्टा H इज समवेयर माइनस, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, -75.14। यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ऑफ कोर्स किलो जूल्स पर, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज हीट ऑफ और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो HCl गैस को जब एक्वस में डाला और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स किया, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे -75.14 -73.26, सो हो गया -75.14 प्लस 73.26, इसको माइनस किया तो 14 में से 6 गया, कितना हो गया 8, यहाँ पे आपका बचा 2, राइट, और ये बचा आपका 1, so -1.88 kilojoules per mole is the enthalpy of dilution for HCl। मतलब एक में 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, वो एक सॉल्यूशन बना, उस समय हीट कितनी इवॉल्व हो रही थी 73.26, दूसरा तो एक्सेस था, मतलब डाइल्यूशन भरपूर है, तो उसके बाद आप कितना भी डालो, 70 के बाद आप 80 डालो, 100 डालो या भर भर के डालो, आंसर विल रिमेन दिस ओनली। लेकिन अब एक डाइल्यूट और एक एक्सेस वाले को मिक्स कर दिया, उसमें से जो हीट इवॉल्व होती है बड़ा, दैट इज एक्वस एक्सेस में, प्लस माइनस दैट इज गोइंग टू गिव यू एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। वहां पे भी आपको दिखेगा कि हीट इवॉल्व हो रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये वैल्यू आपकी हर वक्त हाई आएगी, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड कि फाइनल आंसर आपका हर वक्त हाई ही रहेगा। सो प्लीज कॉपी डाउन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द फैक्टर्स ऑन विच एंथैल्पी और हीट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स। कॉपी कर लो ये। नाउ फैक्टर्स ऑन विच एंथैल्पी डिपेंड्स में पहला फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सबको मालूम है कि जो आपकी एंथैल्पी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दैट मींस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं जहां पे भी जितनी भी एंथैल्पीज पढ़ाई है वहां पे मैंने एक फिक्स अमाउंट कर दिया है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सो what is extensive property? The property which depends upon the amount of matter present in the system. So enthalpy is an extensive property of course. So हम लोग 1 mole of a substance एक fixed value लेके हर तरह की enthalpy निकालते हैं। Second factor आता है physical state of reactants and products.
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यस. सो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टेट, तो एक केस है जिसमें आइस से आपको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, और दूसरे केस में आपको वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है. कहां पे इजी होएगा और कहां पे ज्यादा हीट लगेगी, कम हीट लगेगी, आप बता सकते हो. अगर ये आपका डेल्टा H1 है और ये आपका डेल्टा H2 है, तो सबको मालूम है यहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा हीट लगेगी. दैट मीन्स फिजिकल स्टेट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट कि हीट कंटेंट कितना है उस सिस्टम का. तो ये एक सेकेंड फैक्टर है जो आपको मालूम होना चाहिए. तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर. ठीक है. सो टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस. इसलिए एंथैल्पी को हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अंदर में डाल दिया. स्टैंडर्ड टेम्परेचर हर वक्त याद रखो इस 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, 298 केल्विन पे हम लोग सब एंथैल्पीज निकालते हैं. तो ये भी याद रखो, क्योंकि अगर आप पानी को इवापोरेट करना चाहते हो 20 डिग्री सेल्सियस पे और पानी को इवापोरेट करना चाहते हो 50 डिग्री सेल्सियस पे, आपको कहाँ ज्यादा टेम्परेचर और कहाँ ज्यादा हीट लगेगी वो आप बता सकते हो. सो दैट इज व्हाई टेम्परेचर हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट. एंड चौथा फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करता है वो है प्रेशर एंड वॉल्यूम. अगर आपको याद है तो प्रेशर भी हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं. स्टैंडर्ड प्रेशर कितना हो गया? स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब प्रेशर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. यस. अगर आपको मेरा एक फॉर्मूला याद है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो ये जो डेल्टा H है, इट कैन बी इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. याद आया होगा. एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QV. याद आया कुछ? एंड दैट्स व्हाई डेल्टा H समवेयर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक वैल्यू आता है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे है, और इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है QP इज इक्वल टू QV, और P डेल्टा V को हो जाता है डेल्टा nRT. तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेनली टू डिटरमाइन कि भाई एंथैल्पी क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर, या एंथैल्पी मेनली क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होती है. तो ये पार्ट भी सबको क्लियर हो गया, राइट? कॉपी कर लो. एंड इसके बाद हम लोग एक लास्ट छोटा सा पार्ट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी बॉन्ड एनर्जी. चलो, बॉन्ड एनर्जी में आपका हेस्ट लॉ के साथ लूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू. आज के लिए इतना काफी हो गया, राइट? माय बैटरी इज ऑल्सो शोइंग मी, भाई बहुत हो गया. सो इनफ फॉर टुडे. ऑलरेडी हम लोग आज काफी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. सो प्लीज गो थ्रू इट, और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन पे डालो. सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर.